Hello everyone, in this video we are going to discuss trespass to land. In our last video we have discussed trespass in general and trespass to body. In this video and in our next video we are going to discuss trespass to properties, which include trespass to land and trespass to goods. So coming back to this topic, trespass to land basically means unlawful interference. तुम trespass जब भी देखोगे हमेशा याद रखना unlawful interference की बात कर रहा है वो. Unlawful interference with possession of someone's land और कैसा अनलॉफुल इंटरफेरेंस होना चाहिए? विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, जिसको तुम जस्टिफाई ना कर सको. So just remember that unlawful interference has been talked about in context of possession of someone's land. Possession is very important. That means we are not talking about ownership here. ओनरशिप के कंटेक्स्ट में ट्रेसपास नहीं कमिट होता है, पोजेशन के कंटेक्स्ट में होता है. ओनरशिप इज नॉट रिक्वायर्ड. अब इसका क्या लीगल इम्प्लीकेशन है ये ध्यान से समझो. मान लो देयर इज अ पर्सन ए हु इज द ओनर एंड देयर इज अ पर्सन बी हु इज अ टेनेंट. ठीक है, तो ऑफकोर्स जो प्रॉपर्टी है वो टेनेंट की पोजेशन में है. ठीक है, अब यहाँ पर ए ओनर है, बी टेनेंट है. अब अगर बी की प्रॉपर्टी पर जाकर अनलॉफुली इंटरफेयर करे, बी को उल्टा सीधा बोलने लगे, देन ए हैज कमिटेड ट्रेसपास. सो अगर ए विदाउट परमिशन ऑफ बी उस प्रॉपर्टी पर जाकर बी के अगेंस्ट कोई एक्शन ले, बी के अगेंस्ट भला बुरा बोले या किसी भी तरह से वो अनलॉफुल इंटरफेरेंस करे विद his use of land, with the possession of his land, then it would amount to trespass. Owner के पास ओनरशिप है, but then also he cannot commit trespass. तो समझो ये चीज़ की जो trespass है possession के against एक offense है and ownership के against offense नहीं है. So even the ownership does not provide you the right to trespass over someone's land. Just remember that. अब यहाँ पर तो consent था नहीं जो B ने A को दिया. मान लो एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी. ए ने बी को कंसेंट दिया उसकी प्रॉपर्टी में आने के लिए, बट ओनली टिल द लॉन्स. ठीक है, ए ने बी को कंसेंट दिया कि तुम मेरे लॉन्स तक आ सकते हो, मे बी कुछ खराब हो लॉन्स में, कोई टैप खराब हो, उसको ठीक करने के लिए. बट बी क्या करता है, अपनी उस लिमिट को क्रॉस करके वो ए के घर के अंदर चला जाता है. देन इन दैट केस दिस विल ऑल्सो अमाउंट टू ट्रेसपास. और मे बी टेक एन एग्जाम्पल, ए ने बी को परमिशन दी घर में आने के लिए बट लॉबी तक ही, एंड बी समहाउ एंटर्स एज रूम, दैट विल ऑल्सो अमाउंट टू ट्रेसपास. ठीक है, सो जिस लिमिट तक तुम्हें परमिशन मिली है उस लिमिट तक अगर तुम खुद को कन्फाइन कर रहे हो, देन दैट विल नॉट अमाउंट टू ट्रेसपास. बट इफ यू क्रॉस दैट लिमिट, then you will cause unlawful interference to someone else's possession, and that will amount to trespass. Now trespass can be ab initio as well. For instance, if someone has the permission to enter the property, but वो स्टार्टिंग से ही अपनी उस अथॉरिटी का, अपनी उस परमिशन को अब्यूज कर रहा. ठीक है, ए ने बी को परमिशन दी कि तुम आओ मेरी प्रॉपर्टी में और मान लो कोई फॉसेट है वो खराब हो गया, उसको ठीक कर दो, बट वो स्टार्टिंग से ही अपनी अथॉरिटी को अब्यूज कर रहा है, तो उस केस में ट्रेसपास एब इनिशियो माना जाएगा. स्टार्टिंग से ट्रेसपास, फ्रॉम द वेरी मोमेंट ही एंटर्ड द प्रॉपर्टी ही कमिटेड ट्रेसपास. दिस विल बी इम्प्यूटेड, दिस विल बी इम्प्लाइड इन दिस केस. हमने अभी जो ये वाला एग्जाम्पल लिया था कि ए ने बी को परमिशन दी है एक सर्टेन लिमिट तक आने की. ठीक है, तो वहां तक बी ने ट्रेसपास नहीं कमिट करा है, बट जैसे ही बी उस लिमिट को क्रॉस कर लेता है तब उसने ट्रेसपास कमिट करा है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेसपास एब इनिशियो, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग ही हैज कमिटेड ट्रेसपास बिकॉज ही हैज अब्यूज्ड द अथॉरिटी. So this is the difference between these two cases. Now this entry by the possessor of the land can be with the help of licenses as well. ठीक है, लाइसेंसेस की हम बात किस कंटेक्स्ट में कर रहे हैं? परमिशन के कंटेक्स्ट में कर रहे हैं. ठीक है, अगर ए परमिट करता है बी को लैंड में आने के लिए, तो वो
फिर ट्रेसपास नहीं कंसिडर होता है. These licenses can be of two types. First is bare license, and second is license coupled with a grant. Now this bare license is revocable. ये कभी भी revoke किया जा सकता है. But this cannot be revoked. ठीक है. License coupled with a grant cannot be revoked by the possessor of the property, but a bare license can be revoked any time by the uh, occupier or by the possessor of that property. Now this difference was explained in the case of Hearst versus Picture Theatres Limited, which was decided in the year 1950. Plus, it was also decided that if a particular person who has purchased the tickets of cinema and he is forcibly made to leave that place, leave that theater, then in that case he can bring an action for assault and battery. That means अगर जो सिनेमा थिएटर की जो टिकट्स है that is license coupled with a grant and it cannot be revoked later on. तो उस केस में वो पर्सन असॉल्ट और बैटरी का केस भी फाइल कर सकता है. नाउ रेमेडीज अगेंस्ट ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी आर फर्स्ट राइट टू री एंट्री. A particular person whose right has been disturbed by the trespasser, he can use reasonable force against the trespasser. ठीक है, कोई पर्सन है वो तुम्हारी लैंड पर आकर ट्रेसपास कर रहा है उसे, तो उस केस में रीजनेबल फोर्स यूज की जा सकती है उस पर्सन के अगेंस्ट. सेकेंड इज एक्शन फॉर इजेक्टमेंट, which lies under section 6 of SRA. So अगर कोई तुम्हारी immovable property पर आ गया है, in that case you just have to prove that you are the possessor of that property, you are the lawful possessor of that property, and an action under section 6 can lie. Section 6 of Specific Relief Act. Third, action for mean profits. ट्रेसपासर जितने टाइम के लिए तुम्हारे लैंड पर था, जितने टाइम के लिए उसने लैंड को पोजेस किया होता, उतने टाइम के लिए तुम उसके अगेंस्ट मीन प्रॉफिट्स भी क्लेम कर सकते हो. नेक्स्ट इज डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट. इसमें जो पर्सन है, जो पोजेसर है उस लैंड का, वो ट्रेस पासर की कुछ प्रॉपर्टी को अपनी पोजेशन में ले सकता है जब तक वो उसके कंटेक्स्ट में कंपनसेशन नहीं पे करता है. ठीक है, बट दैट प्रॉपर्टी विच हैज बीन टेकन अंडर पोजेशन बाय द पोजेसर ऑफ द ओरिजिनल प्रॉपर्टी शुड बी मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली. ठीक है, जो तुम ट्रेस पासर की प्रॉपर्टी अपने पोजेशन में ले रहे हो सो दैट द अदर पर्सन पेज यू कंपनसेशन, तुम मूवेबल प्रॉपर्टी और मे बी चैटल ही अपनी पोजेशन में ले सकते हो एंड नॉट द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ दैट person. Also, trespass is a criminal offense as well. This has been dealt with under section 441 of IPC and section 329 of BNS. So just remember that section 441 of IPC and section 329 of BNS. So to summarize, trespass to land is the unlawful interference with the possession of someone's land, and here we are talking about possession and not ownership. So basically trespass is a civil wrong against the possessor of that land and not the owner of that land. That means even an owner can commit trespass to the possessor of that property, and that unlawful interference should be without any legal justification. Now trespass can be ab initio as well, or it can be at later stages as well.
If a particular person has given permission or license to enter the land, then it can be in the form of bare license, and it can be in the form of license coupled with grant. The difference between these two is that bare license is revocable, while license coupled with grant cannot be revoked. A landmark case on this aspect is Hearst versus Picture Theatres Limited, in which the difference between bare license and license coupled with grant has the difference has been discussed. Now, the remedies that lie against trespass to land are right to re-entry, action for ejectment, and action for mean profits, and distress damage feasant. Trespass is a criminal offence as well, and criminal trespass has been discussed under section 441 of IPC and section 329 of BIS. Thank you.